अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। अगर आप लोगों ने किसी भी वजह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने सर्किल में, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप चाहें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अली बरकत साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि जो हिमालयन साइड है, जो कि इंडिया की तरफ मौजूद है, वहाँ पे ही किसी गांव में ये रहा करते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर पहाड़ी सिलसिला है और यहाँ पे हद से ज़्यादा सर्दी हुआ करती है। इस खित्ते के अंदर आम तौर पे जो लोग रहा करते हैं वो भी कोशिश किया करते हैं कि सर्दी शुरू होने से पहले किसी और करीबी गांव में, किसी और इलाके में कुछ अरसे के लिए हिजरत कर जाएं। और जब दोबारा से सर्दियां अपने अख्तिताम की तरफ जा रही होती हैं तो वापस से ये जो लोग हैं अपने गांव में, अपने एरिया में आ जाया करते हैं। ये बताते हैं कि जब से हमने होश संभाला है तो हिमालय के बारे में या इसके करीब जवार के गांव के बारे में बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। उन्हीं किस्सों में से कुछ कहानियां जो इन्होंने मुझे शेयर की हैं, मैं चाहता हूं कि ये जो कहानियां हैं ये भी आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले जो स्टोरी है ये बताते हैं कि उस स्टोरी के मुताबिक 1981-82 का टाइम था और इनके गांव में गए वक्तों में एक बहुत ही मशहूर पंडित रहा करता था। ये जो पंडित था इसके बारे में मशहूर था कि इसके पास बहुत से जिन्नात या इस तरह की मखलूक़ात मौजूद हैं। जब भी हम उसको देखा करते थे तो वो कुछ न कुछ मंत्र पढ़ रहा होता था। गर्ज के पूरे गांव में, बराबर वाले गांव में या करीब जवार में किसी के साथ कोई पोजीशन हो जाता या किसी के पीछे कोई भूत या भूतनी लग जाते या वो किसी भी तरह लिपेटे में आ जाता तो जितने भी लोग थे वो कोशिश करके इस पंडित से राब्ता किया करते थे। और ये पंडित ना सिर्फ उसका इलाज किया करता था बल्कि जो भी मखलूक उसके पीछे लगी होती थी उस मखलूक को मंत्रों के ज़रिए अपने काबू कर लिया करता था। और ये जो किस्सा है ये उन्हीं दिनों का किस्सा है कि बराबर से बराबर वाले गांव में एक बहुत ही बड़े रईस की शादी थी और इस पंडित को भी उस शादी में मदऊ किया गया था। करीब जवार के जितने भी बड़े लोग थे, खास तौर पे पैसे वाले लोग थे, वो सब के सब भी इस शादी के अंदर पहुंचे हुए थे। खैर, जब ये शादी का प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो ये प्रोग्राम ख़त्म होते होते रात के तकरीबन 7 या 8 बज चुके थे। और ये जो एरिया है, इस एरिया में 7 या 8 बजने का मतलब आधी रात हुआ करता है। जब ये पंडित शादी ख़त्म करने के बाद वापस अपने गांव की तरफ रवाना हुआ तो ये वापस जाने के लिए पैदल सफ़र इख्तियार किए हुए था और तेज़ी से जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरानिए में इस पंडित को ऐसा महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे कोई मुसलसल उसके पीछे चल रहा है या उस पंडित को फॉलो कर रहा है। शुरू में पंडित को ये लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब मुसलसल किसी के कदमों की या किसी के उसको फॉलो करने की आवाज़ आती रही तो उसको यकीन हो चला
कि कोई ना कोई है जो इसके मुसलसल पीछे चल रहा है। अब ये जो पहाड़ी सिलसिला है, यहाँ पे बहुत सारी परियां, बहुत सारी चुड़ैलें, बहुत सारी डायनें और इसी तरह बहुत सारी भूतनियाँ हैं जिनके किस्से और कहानियाँ शुरू से ही मशहूर थे। खैर, पंडित को अंदाज़ा हो चुका था कि कोई मुसलसल इसको फॉलो कर रहा है और उसने मन ही मन अपने दिल में मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया था। पंडित बताता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसको लग रहा था कि जो भी उसके पीछे चल रहा है उसने या तो पायल पहनी हुई है या फिर घुंघरू पहने हुए हैं। खैर, एकदम से जब पंडित ने पलट के पीछे की तरफ देखा तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो मुसलसल इसके पीछे चलती चली जा रही है और उसने मकामी लिबास पहना हुआ है। बज़ाहिर देखने से वो इसी गांव की या करीबी किसी गांव की लड़की लग रही है, लेकिन जैसे ही पंडित ने उसके पांव की तरफ गौर करना शुरू किया तो उसने देखा कि जो लड़की है, इस लड़की के जो पांव हैं वो मुड़े हुए हैं या फिर उल्टे पांव हैं। अब इस पंडित को अंदाजा हो चुका था कि इसके पीछे जो चल रही है वो यकीनन कोई पिछल पैरी है। खैर, पंडित ऑलरेडी मंत्र पढ़ना शुरू कर चुका था और बिलाखिर उसका जो मंत्र था उसने काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो जो पिछल पैरी थी वो एकदम से उसके काबू में आती चली गई और बिलाखिर पंडित ने 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ना सिर्फ उस पिछल पैरी को अपने काबू कर लिया बल्कि वो इस लड़की को, इस हसीनो जमील चुड़ैल को अपने साथ अपने घर लेके आ गया। अब पंडित क्योंकि इसको लेके अपने घर आ चुका था और पंडित अब नहीं चाहता था ये किसी भी तौर इससे दूर जाए या इसके काबू से बाहर निकल सके। अब उसके बाद उसने इस लड़की को न सिर्फ काबू में रखा बल्कि इसको मजबूर कर दिया कि वो इस पंडित से इसी रूप में, जिस रूप में वो इसको नजर आई थी, शादी करे और ना सिर्फ शादी करे बल्कि पूरी जिंदगी इस पंडित के साथ ही गुजार दे। और ऐसा ही हुआ। ये इस गांव के अंदर ये मशहूर है कि उस पंडित ने इस चुड़ैल से या इस पिछल पैरी से शादी की और ना सिर्फ उसने इस चुड़ैल से शादी की बल्कि उस पंडित के इस चुड़ैल के जरिए 2 बच्चे भी पैदा हुए। वो जो बच्चे थे दिखने में इंसानों के बच्चों की तरह थे और वो बच्चे इंसानों के बच्चों की तरह ही बड़े हो रहे थे। पंडित ने जब उस चुड़ैल को या उस पिछल पैरी को अपने काबू में किया था तो उसने मुकम्मल तौर पे इसको पाबंद कर दिया था कि अपने मुंह से कोई भी लफ्ज़ नहीं निकालना। अगर तुमने अपने मुंह से कोई भी लफ्ज़ निकाला तो मैं तुम्हें जला के खाक कर दूंगा। अब क्योंकि ये जो पिछल पैरी थी ये मुकम्मल तौर पे उस पंडित के काबू में थी और उसको पता था कि अगर उसने इस पंडित के साथ होशियारी करने की कोशिश की तो वो वाकई में इसको जला के राख कर देगा। ये बताते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे हमें भी हमारे पेरेंट्स ने बता दिया था कि ये जो पंडित है इसके जो बच्चे हैं ये एक चुड़ैल के ज़रिए पैदा हुए हैं। जबकि कुछ लोगों का ख्याल था कि ये जो चुड़ैल थी उसको मुकम्मल तौर पे पंडित ने हमेशा के लिए खामोश कर दिया था और ज़्यादातर लोग यही समझा करते थे कि इसकी जो बीवी है वो मुकम्मल तौर पे या तो गूंगी है या फिर बहरी है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे ये जो बच्चे थे बड़े से बड़े होते चले जा रहे थे और फिर एक दिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि पंडित और उस चुड़ैल के दरमियान कोई बहस शुरू हो गई। जब ये बहस शुरू हुई तो कोई भी बच्चा या कोई भी इनके घर वाला इनके सामने मौजूद नहीं था।
वो जो पिछल पैरी थी, जो इसकी बीवी थी, वो इसको मजबूर करने लगी कि काफ़ी अरसा हो चुका है और काफ़ी साल गुजर चुके हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों से या दुनिया वालों से बातें करूँ और उनके साथ भी आम इंसानों की तरह रह सकूँ। लेकिन ये जो पंडित था, इसको पता था कि अगर उसने इस औरत को बोलने की या बात करने की इजाज़त दी तो यकीनन ये जो पिछल पैरी है वो इसको या इसके बच्चों को या गांव वालों को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर पहुंचाएगी। कहा जाता है कि जब तक पंडित जिंदा रहा तब तक वो जो पिछल पैरी थी, जो कि पंडित की बीवी बनके उसके साथ रह रही थी, पंडित के मरने के बाद वो एकदम से न जाने कहाँ चली गई। जबकि पंडित के और चुड़ैल के जो 2 बच्चे थे वो आज भी उसी कोहे हिमालय में, उसी पहाड़ी सिलसिले में, उन्हीं गांव में रहा करते हैं। इसी तरह ये बताते हैं कि हमारे गांव में 1993 में 94 में एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली का जो सरबरा था उसका नाम आकाश था। आकाश दिखने में बहुत खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था और गांव के जितने भी लोग थे वो उसके मेहनत करने से या उसके हार्ड वर्किंग होने से मुतासिर थे। सब उसको यही दुआएं दिया करते थे कि तुम मुस्तकबिल में बहुत कामयाब हो, तुम्हें बहुत अच्छी बीवी मिले और तुम जहाँ पे जाओ कामयाबियाँ हासिल करो। खैर, जैसे जैसे ये जवान हुआ और जवानी की दहलीज पे इसने अपना कदम रखा तो उसके जो पेरेंट्स थे वो इसकी शादी के लिए परेशान होना शुरू हो गए। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आमतौर पे जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उनके पेरेंट्स यही कोशिश किया करते हैं कि किसी अच्छी जगह जितना जल्दी हो सके इन लोगों की शादी कर दी जाए। वैसे ही इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने लड़के के लिए लड़की को तलाश करना शुरू कर दिया। काफ़ी दिन तक ये लोग तलाश करते रहे और बिला आखिर तकरीबन 3 से 4 महीने के बाद इनको एक लड़की समझ में आ गई। ये जो लड़की थी ये बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ही खूबसूरत लड़की थी और उसको देखने के बाद ये जो आकाश था उसको भी वो लड़की पसंद आ गई थी। खैर, जो भी रस्में हुआ करती हैं उन रस्मों के मुताबिक इन दोनों की शादी कर दी गई और जब इन दोनों की शादी कर दी गई तो ये दोनों पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगे। सारे गांव वाले इन दोनों मियाँ बीवी से बहुत खुश थे, इन दोनों को बहुत सारी दुआएं दिया करते थे और हर आने वाले दिन के साथ साथ आकाश का जो काम था वो बढ़ता ही चला जा रहा था। ये जो लड़की थी, जब से इस लड़की से इसकी शादी हुई थी, ये लड़की इसके लिए मुकम्मल तौर पे खुशकिस्मत साबित हुई थी। खैर, इसी तरह टाइम गुजरता रहा और फिर इनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। जब एक बच्चे की पैदाइश हुई तो इन लोगों की खुशियों में इजाफा हो चुका था और अब आकाश ने अपनी बीवी से, अपने बच्चे से और ज़्यादा मज़ीद प्यार करना शुरू कर दिया था। इसी तरह तकरीबन 1 से 1.5 साल मज़ीद गुजरा और 1 से 1.5 साल गुजरने के बाद इन लोगों के यहाँ एक और लड़की की, यानी एक और औलाद की पैदाइश हुई। अब जब इनके यहाँ एक लड़की की पैदाइश हुई तो लड़की तो खैरियत से पैदा हो गई, लेकिन ये जो आकाश की बीवी थी उसकी तब से ही एकदम से तबीयत ख़राब होती चली गई। डॉक्टरों ने अपने तौर पे इसकी तबीयत ठीक करने की या इसका इलाज करने की मुकम्मल कोशिश की, लेकिन हर आने वाले दिन के साथ साथ इसकी जो तबीयत थी वो ख़राब से ख़राब होती चली जा रही थी और अब डॉक्टर्स ने भी इसको कहना शुरू कर दिया था कि अगर आप हमारा मशवरा माने तो आप अपनी बीवी को लेके किसी बड़े शहर में, किसी बड़े अस्पताल में चेक करवाएं।
क्योंकि इसकी जो बीमारी है अभी हमारी समझ से बाहर हो चुकी है और हम लोग अब ये इलाज करने से या इसको मज़ीद समझने से कासिर हो चुके हैं। बहरहाल उनका मशवरा मानने के बाद इसने यही बेहतर समझा कि अपनी बीवी को इलाज करवाने के लिए किसी दूसरे शहर में या किसी बड़े अस्पताल में लेके जाएगा। वो वेट कर रहा था कि उसके पास कुछ पैसों का इंतज़ाम हो सके ताकि जब वो अस्पताल जाए और अगर वहाँ पे बहुत सारे पैसों की या फिर बड़ी रकम की ज़रूरत पड़े तो वो इसके पास पहले से मौजूद हो। खैर इसी दौरानिए में तकरीबन 3 या 4 दिन मज़ीद गुजर गए और देखते ही देखते इसकी जो बीवी थी उसकी तबीयत ख़राब से ख़राब होती चली गई। बिला आखिर एक टाइम ऐसा आया कि इसकी बीवी जो थी वो मुकम्मल तौर पे मौत के मुंह में जा चुकी थी और उसको देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अब इसका बचना मुश्किल है। खैर जब उसकी बीवी का आखिरी टाइम चल रहा था तो वो गांव की औरतों से, ख़ास तौर पे अपनी सास से बार बार कहा करती थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। गांव वाले उसको कन्विंस करने की या उसको समझाने की कोशिश किया करते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम मुतमईन रहो, जब तुम्हारा इलाज होगा तो तुम नॉर्मल हो जाओगी। खैर बिला आखिर एक रात एकदम से उसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हुई और देखते ही देखते वो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। इसकी जो मौत थी, इस मौत ने पूरे के पूरे गांव वालों को, ख़ास तौर पे आकाश को बुरी तरह हिला के रख दिया था। खैर इसकी मौत के बाद जो भी इनका सिलसिला हुआ करता है उस तरीके के मुताबिक रिचुअल्स को परफॉर्म किया गया और इस औरत को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया गया। इसी तरह एक एक करके दिन गुजरना शुरू हुए। अब ये जो बच्चे थे बहुत छोटे बच्चे थे, इनका मुकम्मल तौर पे ख्याल रखने वाला या इनको फीड कराने वाला इस दुनिया में कोई भी मौजूद नहीं था। अक्सर रात के औकात में ऐसा महसूस होता कि ये जो बच्चे हैं ज़रूरत से कुछ ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और जब वो बहुत बुरी तरह रोने लगते हैं तो एकदम से ऐसा लगता है जैसे कि कोई इनके सामने मौजूद है और इनको बहलाने की या इनको प्यार करने की कोशिश कर रहा है। रात के औकात में ये बच्चे खुद ब खुद ही चुप हो जाते हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये बड़ा स्ट्रेंज है। खैर इसको शुरू में इत्तेफाक समझा गया, लेकिन इसी तरह तकरीबन 4-5 दिन मज़ीद गुजरे और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। आकाश अपने बिस्तर पे लेट चुका था और इसके बिस्तर के बिल्कुल बराबर में बच्चे अपने कॉट के अंदर मौजूद थे। ये बताता है कि मेरी आंख लग चुकी थी और रात को तकरीबन 2 या 2:30 बजे जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरे बराबर में मेरी बीवी जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है वो मेरे दोनों बच्चों को गोद में लेके बैठी हुई है और ना सिर्फ वो बच्चों को लेके गोद में बैठी हुई है बल्कि उनको प्रॉपर फीड करा रही है। अब जैसे ही मैंने ये मंजर देखा तो मेरी समझ नहीं आया कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ या फिर ये कोई हकीकत है। मैंने दोबारा से आंखें बंद की और अपने आप को समझाने लगा कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कुछ देर के बाद जब मैंने दोबारा से आंखें खोली तो वही मंजर मेरे सामने मौजूद था। वैसे ही दोनों बच्चे मेरी बीवी की गोद में मौजूद थे और दोनों को वो फीड करा रही थी। ये देखने के बाद मैंने आंखें बंद की और मैं ऐसे पोर्ट्रे करने लगा कि जैसे मैं सो रहा हूँ। अगली सुबह जब मैंने उठने के बाद इस बात का जिक्र अपने वालिदैन से किया तो उनका भी यही कहना था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। खैर इसी तरह अगली रात शुरू हुई। रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था
कि एकदम से मेरे बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। अब मैंने अपने मुंह के ऊपर चादर डाली हुई थी और ये जो चादर थी ये सी थ्रू चादर थी, यानी इस चादर के आर पार नजर आया करता था। इसी दौरानिए में जबकि मेरे दोनों बच्चे रो रहे थे तो मैंने देखा कि सामने की तरफ से यानी दरवाजे की तरफ से मेरी बीवी ने एकदम से निकल के चलना शुरू किया है और आहिस्ता से चलती हुई मेरे बेड के बराबर में आके बैठ चुकी है। उसके बाद उसने इन दोनों बच्चों को बारी बारी फीड कराना शुरू किया और जब उसने इन दोनों बच्चों को फीड कराया तो देखते ही देखते ये बच्चे ना सिर्फ चुप हो गए बल्कि कुछ देर के बाद सो गए। कहा जाता है कि जो बच्चे थे ये तकरीबन जब तक 5 या 6 साल के नहीं हो गए थे तब तक इनकी जो माँ थी वो इन लोगों से मिलने के लिए इनके घर में रात को आया करती थी। ये जो 2 कहानियां थी ये बड़ी स्ट्रेंज कहानियां थी और जब मैंने भी इन कहानियों को सुना था तो मैं भी ताज्जुब का शिकार हो चुका था। बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ ये जो डिफरेंट स्टोरीज थी ये आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको ज़िंदगी दे, सेहत दे, एक साथ रखे और कामयाबी दे। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।